Hello everyone, hi, how are you? Welcome back to my channel and today we will start money and banking chapter. इससे पहले हमने गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और कल से परसों तक में आपके सारे वीडियोस आ जाएंगे। सारे वीडियोस रिकॉर्ड हो चुके हैं, आप बस मुझे अपलोड करने हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके सारे वीडियोस फटाफट आने वाले हैं। और ये सारे चैप्टर जो हैं आपके 1 से 2 पेज में पूरा पूरा चैप्टर कवर है, तो उसमें टेंशन मत लो, ज़्यादा रिविजन के लिए रहेगा ही नहीं। और जो आपके 3 दिन बचेंगे, मतलब 13, 14, 15, 16 4 दिन बचेंगे, उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है, पूरी आपकी तैयारी उन 4 दिनों में कैसे होगी, मेरे नोट से वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें कुछ अनाउंसमेंट करनी है और वो बाद में होगी। पहले हम स्टार्ट कर देते हैं मनी एंड बैंकिंग। हमारा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फटाफट इसको शुरू करते हैं ताकि ये शुरू भी हो और फिर ख़त्म भी हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मनी, पैसा। तो अब पैसा जो है बहुत बड़ी चीज़ है, पैसा हाथ का मैल ज़रूर है लेकिन पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब देखते हैं कि पैसा जो है ये शुरुआत कहाँ से हुई। पहले से पैसा कुछ बना था कि पहले कुछ नोट्स होते थे, सिक्के होते थे, या फिर कैसे पहले लोग खरीदा बेची करते थे, क्योंकि खरीदा बेची तो होती थी, क्योंकि हम हर चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हमें बाहर से लेनी पड़ती है। तो पहले के लोग कैसे लेते थे। पहला नंबर 1 पे है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम जिसको हम लोग वस्तु विनिमय हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, चीज़ों के बदले चीज़ें ली जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, मान लो मेरे पास सेब का बाग है, आपके पास में गेहूँ है, तो आप मेरे सेब हमसे सेब ले लो और उसके हिसाब से आप हमें कुछ गेहूँ दे दो, ताकि मैं आटा पिसवा के अपनी यहाँ रोटी बना लूँ और आपके यहाँ बच्चे सेब खा पाएँ। तो ये हो गया बार्टर सिस्टम। अ टाइप ऑफ इकोनॉमी इन विच देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, मतलब मनी इन्वॉल्व नहीं होती है। इसको कहते हैं C2C इकोनॉमी, मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी, मतलब चीज़ से चीज़ का एक्सचेंज हो जाना, या सर्विस भी एक्सचेंज होती है। जैसे कोई कि आप मान लो मेरा बच्चा ट्यूशन पढ़ लेगा आपके यहाँ, आप मेरे हैं, और आप अपने बच्चे को कुछ, मतलब मैं, मेरा बच्चा जो है आपके यहाँ ट्यूशन पढ़ेगा और इन एक्सचेंज आप जो है मेरे यहाँ कोई काम कर सकते हो। इस तरीके से चीज़ें चल सकती हैं। तो ये ऐसे भी चलता था, इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। अब आते हैं इसकी लिमिटेशंस थी, क्यों ये फेल हो गया, ये चल नहीं पाया, मनी क्यों आई, क्योंकि बार्टर सिस्टम फेल हो गया। अब बार्टर सिस्टम फेल क्यों हुआ, इसकी लिमिटेशंस क्या है। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड, मतलब डबल कोइंसिडेंस, मतलब अब मान लो मेरे पास सेब है, आपके पास गेहूँ है, तो इसमें कोइंसिडेंस एक हो सकता है कि ठीक है आपके पास गेहूँ है लेकिन आपको सेब चाहिए, लेकिन आपको ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास सेब भी हो और उसको गेहूँ भी चाहिए। मतलब दोनों साइड से वांट होनी चाहिए कि दोनों को एक दूसरे का सामान चाहिए, और इतना ज़्यादा कोइंसिडेंस होता नहीं था। तो ये बहुत डिफ़िकल्टी होती थी ऐसे इंसान को ढूंढना जिसके पास वही सामान हो जो मुझे चाहिए और मेरे पास वो सामान हो जो उसे चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं होती थी, कितने सामान के बदले कितना सामान दिया जाए इसका कोई मेजरमेंट नहीं था। फिर है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। अब मान लो सेब हो गया, गेहूँ हो गया, ये तो चीज़ें डिवाइड हो सकती हैं, बट कुछ ऐसा सामान होता है जैसे घर है, घर को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। जैसे आपका कोई कपड़ा है, अब मान लो आपका कपड़ा बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन जो आपको सामने वाले ने चीज़ दी है वो थोड़ी सस्ती दी है, तो आधा कपड़ा तो उसको दे नहीं दोगे, तो लैक ऑफ डिविजिबिलिटी हो गया। फिर आता है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़े टाइम के बाद सड़ जाती हैं। अब आप क्या करोगे, जैसे आपने सेब है, आपने सेब जो है वो मतलब सेब जो थे वो ले लिए दूसरे से, और वो अब आपने स्टोर करे, और जब आपको वापस करना है, मतलब उसके एवज में आपको कुछ वापस करना है, तब तक जो आपके सेब थे वो हो गए हैं, सड़ गए हैं वो सारे। तो अब उसकी क्या रहेगी, उसकी स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब आपको मान लो आज चाहिए कल नहीं चाहिए, तो आप वो सेब जो है वो वापस नहीं कर सकते उसको, क्योंकि सेब जो है वो ख़राब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। आया समझ में। तो लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू था। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब उधारी का जो पेमेंट होता है, मतलब उधार लेना मुश्किल था। कैसे उधार लिया जाए, गेहूँ लेके रखा है उधार में, अब गेहूँ रखा हुआ है वो सड़ जाएगा, तब तक उसकी वैल्यू भी डाउन हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं था। ये सारी इसकी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। बहुत आसान सा टॉपिक था, ऐसे ही लर्न कर लो, इतना से ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फिर आई मनी। मनी क्या है, अल्टरनेटिव ऑफ बार्टर सिस्टम। मनी इज़ एनीथिंग, मनी ऐसी कोई भी चीज़ है विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मतलब सारी इन लिमिटेशंस को जिसने सॉर्ट कर दिया, जिसने इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल दिया, वो है पैसा, मनी।
मनी कोई भी चीज़ है जिसको सरकार कह दे कि ये पैसा है, वो पैसा माना जाएगा कल से। कल से मान लो सरकार कह दे ये टेप जो है ये मनी है, तो कल से इस टेप को हम मान लेंगे कि यही पैसा है, ठीक है। मनी इज़ एनीथिंग दैट लॉ सेज मनी, मतलब जो कानून कहता है मनी है वो मनी होती है। अब आते हैं मनी सप्लाई क्या है। मनी सप्लाई नहीं, उसके पहले एक और टॉपिक है, फंक्शंस ऑफ मनी क्या है। मनी क्या क्या फंक्शंस करती है, ये सारे मनी के फंक्शंस हैं। जो ये इसकी लिमिटेशंस थी बार्टर की, वो सारे इसके फंक्शन हैं। क्या फंक्शन है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू है, प्राइस है, मतलब इसका एक अपना हर चीज़ का प्राइस डिसाइडेड होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। फिर आता है हमारा फिफ्थ टॉपिक, वो है लास्ट टॉपिक इस मनी चैप्टर का, वो है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मतलब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जो पब्लिक के पास में पैसा होता है, चाहे वो 1 नंबर का पैसा हो, 2 नंबर का, 3 नंबर का, काला सफ़ेद जैसा भी पैसा है, वो सारा मनी सप्लाई में आता है। टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज इन एन इकोनॉमी, ठीक है। इसको हम कहते हैं मनी सप्लाई। और ये है हमारी जो हमारी करेंसी होती है, यूनिट ऑफ अकाउंट इसको बोलते हैं, करेंसी ऑफ एनी कंट्री। हमारी यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है? रुपी। रुपया हमारी यूनिट ऑफ अकाउंट है। हो गया हमारा मनी चैप्टर कंप्लीट। यस, नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग। अब बैंकिंग में आता है कि कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं। एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे हम जो पैसा लेता हो, ठीक है, ग्रांटिंग लोन और जो लोन देता हो, एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन जो अपने प्रॉफिट के लिए ही डिपॉजिट्स लेता हो और लोन देता हो। अब एग्जांपल्स क्या है कमर्शियल बैंक के? जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि बैंक जो है वो कैसे कमाता है। ये हो गया बैंक, ये हो गया हाउस होल्ड, ये हो गया बोरोवर्स। बोरोवर्स मतलब बेसिकली जो फर्म्स होती हैं वही बोरोवर्स होते हैं। हाउस होल्ड भी बोरो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हाउस होल्ड ने, हम लोग गए बैंक के पास अपना पैसा जमा कर दिया हम लोगों ने, तो बैंक हमें उस पैसे पे कुछ ब्याज देता है जो कि बेसिकली 4% होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बोरोइंग रेट। ये हम लोग बोरोइंग रेट बोलेंगे क्योंकि बैंक की नज़र से देखा जा रहा है। बैंक क्या कर रहा है? हमसे ये पैसा ले रहा है, बोरो कर रहा है, तो ये रेट कौन सा बोला जाएगा? बोरोइंग रेट। वहीं जब यहाँ पे आओ, बैंक देता है पैसा लोन में, किसको देता है? एज लोन बोरोवर्स को देता है जो उससे लोन लेते हैं, और उनका जो रेट होता है, जो बैंक चार्ज करती है बोरोवर्स से, लेंड करती है जब अपना पैसा, तो उसको बोलते हैं लेंडिंग रेट। और वो होता है जब, मतलब जो बोरोइंग रेट होता है उससे काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे मान लिया 12%। अब बैंक ने कैसे कमाया? बैंक ने ऐसे कमाया कि बैंक ने जिस रेट पे उन हाउस होल्ड से पैसा लिया है उसके कम से कम तिगुने रेट पे वो उसने पैसा दिया है बोरोवर्स को। तो सबकी यहाँ पे जो इच्छाएं थी वो पूरी हो गई। हाउस होल्ड के पास पैसा घर में रख नहीं सकता था, तो उसने बैंक में रखा, उसको ब्याज मिल रहा है, फ़ायदा ही है। बोरोवर्स क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा चाहिए था लेकिन उनके पास है नहीं, उनको अपनी फर्म वर्म लगानी है, इंडस्ट्री लगानी है, तो उन्होंने बैंक से ले लिया, ठीक है। और उनको ठीक है पैसा तो मिल गया कम से कम, भले इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। तो बोरोइंग रेट हो गया और ये लेंडिंग रेट हो गया। लेंडिंग रेट में से बोरोइंग रेट माइनस कर दो 8%, जो इसको स्प्रेड कहते हैं, इसको प्रॉफिट ऑफ बैंक, ऐसे पैसा कमाती है एक बैंक। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक क्या है। नंबर 1 पे आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, मतलब डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना। आप देखते होंगे कि कोई भी अपना पैसा घर में तो रखता नहीं है ना, गाड़ के अपने ज़मीन के नीचे रखता है। वो क्या करता है? वो जाता है बैंक में पैसा जमा कर देता है। सबका पैसा ही उसके अकाउंट में होता है। कोई कैश में पैसा अपने घर में ज़्यादा नहीं रखता है। सबसे पहले आता है किस किस फॉर्म में? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बेसिकली ये होते हैं बिजनेसमैन के लिए। इसमें ज़ीरो इंटरेस्ट रेट होता है क्योंकि इसमें लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। पैसा बहुत ज़्यादा जमा करते हैं बिजनेसमैन, वो एक बार में निकाल सकते हैं अपना सारा पैसा, इसलिए इसमें इंटरेस्ट रेट होता नहीं है। फिर आता है सेविंग अकाउंट, जो कि हम सभी का होता है। नॉर्मल पब्लिक सेविंग अकाउंट में रखती, इसमें 4% का इंटरेस्ट होता है, ठीक है। और ये बेसिकली आपका जो इंटरेस्ट है इसमें क्या करते, ये आपका 3-3 महीने पे ये लग करके आप इसको निकाल सकते हैं ब्याज अपना, ठीक है। फिर आता है एफडी, वो जो नहीं होता एक डायलॉग कि अरे मैंने अपनी एफडी तोड़वा के तुझे वहाँ पे पढ़ने भेजा है माँ बाप कहते हैं, वही एफडी, फिक्स डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है, आफ्टर पीरियड टाइम वो एफडी मैच्योर हो जाती है, तब जा करके आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट मिलता है जो कि ज़्यादा होता है नॉर्मल से सेविंग अकाउंट से, जो कि 6 से 8% तक होता है, हाई इंटरेस्ट रेट। नंबर 2 इसका काम है बैंक, कमर्शियल बैंक का, वो है एडवांसिंग लोन। बैंक लोन्स भी देती है, डिपॉजिट तो एक्सेप्ट करती है, साथ में लोन्स भी देती है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया।
अब कैसे देती है, लॉन्ग टर्म लोन्स देती है, मतलब जो कि लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज़्यादा के अगर लोन है तो वो लॉन्ग टर्म हो गया। डिमांड लोन हो गए जिसमें कोई फिक्स्ड डेट नहीं होती है। डिमांड लोन ज़्यादातर बिजनेस मैन जो होते हैं वही ले पाते हैं और बहुत कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जब माने आप ले सकते हो, लेकिन उसमें जब बैंक आपको कहेगी आपको इतने इतने टाइम के बाद में ये वापस करना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो आपको वो करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म लोन होते हैं जो कि लेस देन 1 ईयर के लोन होते हैं, उसके अंदर अंदर आपको वो सारे चुका देने होते हैं। फिर आते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, ये बेसिकली करंट अकाउंट वालों के लिए होती है। अब जैसे आपके अकाउंट में है 900 रुपये, लेकिन आपने चेक काट दिया 1000 रुपये का, तो यहाँ पे क्या होता है, जो जिनका करंट अकाउंट होता है मतलब बिजनेसमैन वालों के लिए ही ये चीज़ें हैं, तो उसमें रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए बैंक एक फैसिलिटी देती है जो कि ओवरड्राफ्ट, मतलब आपके अकाउंट में इतने पैसे भी नहीं है लेकिन फिर भी बैंक क्या करेगी, आपका वो चेक क्लियर कर देगी ताकि आपकी बेइज्जती ना हो जाए आपके क्लाइंट के सामने, और बाद में इंटरेस्ट के साथ में आपके पैसे वो काट भी लेगी, भरवाएगी आपसे, ठीक है। उसके बाद में आता है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है जैसे इसको ऐसे ही याद कर लो, इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ, तभी मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया है। अब आते हैं एजेंसी फंक्शन। बैंक एजेंट भी होता है हमारा, बैंक हमारे लिए, देखा नहीं हो आपके पास काफ़ी कॉल्स आते रहते हैं कि आपका ये पेमेंट होना है, वो पेमेंट होना है, जैसे पे हमारे लिए ईएमआई करता है, रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट करता है, और ईजेस बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक्स, मतलब आपको किसी और बैंक से लोन लेना है तो ये हमारा बैंक जो है वो उसके लिए एजेंट का काम करता है, उसको बताता है कि नहीं अच्छा बंदा है, कुछ ज़्यादा 3-5 नहीं करेगा, दे दो उसको लोन, तो दूसरी बैंक जो है आपको अच्छा बच्चा मान के आपको लोन दे देती है। फिर आता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी फंक्शन जैसे लॉकर देता है फैसिलिटी, लॉकर होता है जिसमें गहने वहने रखते हैं लोग, पायल वायल रखते हैं अपनी। फिर आता है चेक देता है, चेक फैसिलिटी, ट्रैवलर चेक देता है, और एप्लीकेशन देता है, बहुत सारी चीज़ें आपको। एप्लीकेशन मतलब जो मोबाइल एप्लीकेशंस आजकल चली हैं जिसमें आप बहुत आसानी से पेमेंट कर सकते हैं, वो भी आपको फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ऑल राइट, ये आपका हो गया बैंकिंग का चैप्टर। इसमें देखते हैं और भी है बहुत कुछ पीछे। यस, नाउ कम्स अब आते हैं कि ये मनी मल्टीप्लायर। उससे पहले है कि मनी क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। अब मनी क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक मतलब कमर्शियल बैंक अपना पैसा कैसे क्रिएट करती है। प्रॉफिट तो हमने देख लिया कैसे क्रिएट कर रही है। अब इसमें हमने 2 अजम्पशंस लिए हैं। एक है कि ऑल बैंक्स आर 1 यूनिट, मतलब सारी बैंक हमने एक ही बैंक मानी है, जब कोई पैसा जमा करेगा वो सारी बैंक एक ही में जुड़ी हुई हैं। सेकंड अजम्पशन है कि ऑल ट्रांजैक्शंस आर बैंक, मतलब छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन, जैसे किसी ने एक चॉकलेट भी खरीदी है तो उसने वो चॉकलेट खरीद के पैसा बैंक में डाल दिया है, ये हम मान के चल रहे हैं। अब आते हैं, आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक, इट इज़ लीगली कंपलसरी फॉर बैंक्स टू कीप अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज रिजर्व, विच इज़ नोन एज लीगल रिजर्व रेशियो। मतलब जो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट हम लोग करके आए हैं उसमें से सारा जो पैसा है वो बैंक लोन पे नहीं चढ़ा सकती है, मतलब किसी को सारा पैसा लोन में नहीं देती है। कुछ उसमें से उसको अमाउंट लीगल रिजर्व रेशियो जो 20% होता है डिसाइड, ये सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है कि कितना परसेंट जो है वो बैंक अपने पास रखेगी, तो उसको कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, जो कि 20% होता है। अब मान लो डिपॉजिट है टोटल 1000 रुपये का, तो उनमें से कितना रुपए जो है वो बैंक अपने पास रखेगी, तो 1000 का 20% हुआ 200 रुपीज़, मतलब बैंक 200 रुपये अपने पास रखेगी, 800 रुपये लोन पे चढ़ा देगी। बैंक कैन लेंड मोर देन वॉट इज़ लेंड टू देम। अब ये बैंक कैसे करती है, अब एजम्पशंस याद रखना, ऑल बैंक्स आर 1 यूनिट, ऑल ट्रांजैक्शंस आर बैंक्ड। अब आगे चढ़ते हैं, बढ़ते हैं, चढ़ते नहीं है, और देखते हैं क्या है। मान लेते हैं LRR जो है वो हमारा 20% है, डिपॉजिट हमारा 1000 रुपये का। अब आ जाओ इधर, फेज़ 1 में क्या है, फेज़ 1 में क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ 1000 रुपये का, और LRR है हमारा 20% जो कि हुआ 200 रुपये, लोन चढ़ा दिया उसने 800 रुपये बैंक ने। अब जिसको ये लोन दिया है वो क्या करेगा, वो उसको जब खर्च करेगा, तो क्योंकि हमने माना है कि ऑल ट्रांजैक्शंस आर बैंक्ड, तो जब लोन चढ़ाया है वो उसको खर्च करेगा, मतलब ये 800 रुपये फिर से बैंक के पास आ गए हैं। अब इन 800 रुपये पे 20% जो है वो फिर बैंक रख लेगी, तो देखो 800 रुपये जो थे उसका 20% कितना हुआ, 160 रुपये, तो मतलब 800 में से 160 निकाल दो, 640 रुपये बचे। तो इधर क्या होगा, बैंक ने क्या किया, 160 रुपये खुद के पास रख लिए और फिर से 640 रुपये लोन चढ़ा दिए। अब फिर ये जब
640 जिसको दिए वो फिर जा करके क्या करेगा, खर्च करेगा, और जहाँ खर्च करेगा फिर वो बैंक के पास वापस आ जाएंगे 640 रुपये। और ये इधर हो गया, हम अब फिर 640 रुपये का 20% बैंक रख लेगी और फिर बचा कोचा वो फिर से लोन पे चढ़ा देगी। ये ऐसा तब तक चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? ये तब तक चलता रहेगा जब ये अमाउंट जो है वो 5000 नहीं बन जाता, जब ये अमाउंट 1000 नहीं बन जाता, जब तक ये अमाउंट 4000 नहीं बन जाता। अब बैंक देखो क्या कर रही है, बैंक के पास में डिपॉजिट आया था 1000 रुपये का, और बैंक ने लोन कितने रुपए चढ़ा दिया, 4000 रुपये चढ़ा दिया, और बैंक ने टोटल डिपॉजिट कितना करवा लिया अपने अंदर, 5000 रुपये का। कितने में से? केवल 1000 रुपये में से। तो ये अगर हम एजम्पशंस लेके चलेंगे तो देखो ये कैसे इसने ये किया, इसी को कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। 1000 का 5000 कैसे हो गया? उसी पैसे से ये 1000 का 5000 हो जाता है जब इसको ऐड करोगे आप। ठीक है, अब कैसे हुआ ये मनी मल्टीप्लायर? इसका फॉर्मूला होता है 1/LRR, तो 1/20, तो ये होता है, इससे निकलेगा ये एक कटा, ठीक है, और ये ऊपर गया 20%। इसको मैं परसेंट लिखना भूल गई, अभी लिख देती हूँ, 1 मिनट। परसेंट हटा, ऊपर गया 005 टाइम्स, मतलब इस 1000 का 5 टाइम्स हुआ 5000। तो ये देखो मनी हो गई मल्टीप्लाई। तो मनी हमारे पास कितनी आई थी, 1000, अब 5 टाइम्स आया आंसर। ये जो इसका आंसर आएगा ये 5 टाइम्स में आएगा, इतना ध्यान रखना। 5000 रुपये, मतलब ये जो मनी मल्टीप्लायर है वो 1000 से इसको ये 5 टाइम्स कर देगा, क्योंकि हमारा LRR कितना है, 20%। जब LRR होता है ज़्यादा, मतलब बैंक जो है अपने पास ज़्यादा रखती है पैसे, ऐसा सेंट्रल बैंक कहती है कि अपने पास जो है ज़्यादा पैसा रखो, तो क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर जो होता है, मनी कम मल्टीप्लाई होती है, मतलब पैसा जो है वो इतना नहीं बन पाता है, क्योंकि ज़्यादा पैसा लोन पे नहीं चढ़ पाता है। ऑलराइट, तो इतना आप ध्यान रखना, LRR गोज अप देन मनी मल्टीप्लायर गोज डाउन। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अब आ जाते हैं सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पे। सेंट्रल बैंक हमारी कौन सी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। क्या क्या काम करती है, बैंकों की बैंक होती है, सबसे महारानी बैंक है, महाराजा बैंक है। क्या क्या काम करती है देख लेते हैं। नंबर 1 है करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी मतलब पैसा को प्रिंट करना। पैसा सारा जो है वो सेंट्रल बैंक प्रिंट करती है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर सारी बैंकें करेंगी तो अलग अलग सब रंग बिरंगी, वैसे भी आजकल रंग बिरंगी नोटें हो ही गई हैं, लेकिन सब अपने मन की, कोई मान लो नोट पे प्रियंका चोपड़ा छाप रहा है, कोई कैरी मिनाटी को छाप रहा है, कोई कुछ भी छाप रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चलने लगेंगी। इसलिए सेंट्रल अथॉरिटी दी गई है रिजर्व बैंक को, एक ही टाइप की नोट छापो, गांधी जी को उस पर छापो। ऑलराइट, फिर आते हैं कि एक का नोट बैंक नहीं छापती है सेंट्रल बैंक, और जितने भी सिक्के हैं वो बैंक नहीं छापती, बनाती है। वो कौन बनाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, हमारी वित्त मंत्रालय बनाता है, सरकार बनाती है। अब आते हैं नंबर 2 पे है बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार को भी सेंट्रल बैंक लोन देती है, उसको भी वो कर्ज देती है जब उसको ज़रूरत पड़ती है। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र, मतलब जितनी कॉमर्शियल बैंक हैं सबको लोन देने का काम गवर्नमेंट RBI जो है वो करती है, और उनको सुपरवाइज भी करती है, उनकी देख रेख भी करती है, ताकि वो ऐसा कुछ अननेसेसरी स्टेप ना उठा लें जो हमारी पूरी की पूरी इकॉनमी के लिए एक गलत स्टेप हो। नेक्स्ट आता है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कस्टोडियन मतलब जो रखते हैं। अब कैश रिजर्व 2 टाइप के होते हैं, LRR जिसकी हम बात कर रहे थे, लीगल रिजर्व रेशियो, इसमें से CRR SLR। CRR मतलब जितना पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसमें से कुछ पैसा जो है वो लीगल रिजर्व रेशियो होता है, जैसे यहाँ पे 20% था, जैसे ये 200 रुपये हैं, अब इनमें से भी कुछ होता है CRR, एक होता है SLR, मतलब इसमें से कुछ पैसा जो है वो कॉमर्शियल बैंक को सीधा भेजना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में, जिसको हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। दूसरा आता है SLR, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है, कुछ पैसा बैंक को अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है, ताकि मान लो कल को वो निकालने आ गया बंदा पैसा तो उसको कुछ दे भी पाए, ठीक है। कैश कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, ये भी काम है सेंट्रल बैंक का। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब जब कोई भी बैंक डूबने लगती है तो अल्टीमेटली जो पैसा है वो RBI को देना पड़ता है ताकि वो बच जाए, तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट में जाकर के कॉमर्शियल बैंक RBI के सामने भीख मांगती है कि मुझे मेरी बैंक को बचा लो। फिर आते हैं क्लियरिंग हाउस, मतलब जब कॉमर्शियल बैंक्स का आपस में कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो उसको रिजॉर्ट करने का काम भी RBI करती है, जो वो कहती है वहीं होता है। फिर आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब RBI के पास बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज जैसे
डॉलर, पाउंड और भी दूसरी दूसरी करेंसीज पड़ी रहती हैं, जब भी काम पड़ता है तो वो निकालती है आरबीआई। नेक्स्ट है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। मनी सप्लाई क्या होती है मैंने बताया था, और क्रेडिट क्या होता है वो भी, क्रेडिट क्या होता है, लोन, कर्ज। अब ये कैसे करती है, इसको हम, ये बड़ा पॉइंट है 8th वाला, अब इसको हम सही से समझते हैं। आ जाओ यहाँ पे जो है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। तो इसको बैंक दो तरीके से करती है, एक होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, एक होते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जैसे कि क्वांटिटी को, पैसे की क्वांटिटी को कंट्रोल करने का काम करती है क्वांटिटेटिव तरीके से। जैसे 80 करोड़ रुपए या 100 करोड़ रुपए हमारी मनी सप्लाई चल रही है, तो हमें उसको कंट्रोल करना है, कैसे करेंगे। तो जो बैंक है वो क्या करती है, बैंक रेट एक चीज़ होती है। अब बैंक रेट क्या है पहले देख लो, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स फॉर लॉन्ग टर्म्स। ठीक है, आरबीआई जो कमर्शियल बैंक को लोन्स देती है लंबे समय के लिए, उसको बोलते हैं बैंक रेट। अब देखो, जब बैंक रेट बढ़ेगा, जब बैंक रेट बढ़ा तो कमर्शियल बैंक्स होंगी वो क्या करेंगी, जब मान लो कमर्शियल बैंक है, उसने आरबीआई से लोन लिया और उसमें उसको इंटरेस्ट मतलब जो उसका ब्याज है वो देना पड़ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक भी जब लोन देगी बोरोवर्स को, तो अपना इंटरेस्ट रेट भी वो हाई कर देगी। तो जो बोरोवर्स हैं, बोरोवर्स कौन है, हम लोग हैं और इंडस्ट्री मतलब फर्म वाले लोग हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, इनके हाथ से पैसा जो है वो बैंक के पास चला जाएगा इंटरेस्ट पे करने में। तो क्या होगा, बोरोइंग लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, उससे क्या होगा, मनी सप्लाई क्या होगी, भी कम हो जाएगी। और क्योंकि बोरोइंग मतलब क्रेडिट ज़्यादा नहीं लेंगे तो मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा जनता जो है वो लोन पे अपने मज़े करती है, ये आपको पता होना चाहिए। लोग मालदीव्स घूमने जाते हैं लोन लेकर के, छुट्टियां मनाते हैं लोन लेकर के। तो जब लोन बहुत सस्ता होता है, मतलब इंटरेस्ट रेट बहुत कम होते हैं, तो लोग ज़्यादा लोन लेते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो लोग लोन लेना बंद कर देते हैं, तो चुपचाप घर में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो बैंक रेट ऊपर होगा मतलब मनी सप्लाई नीचे जाएगी और क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा, क्रेडिट भी लोग नहीं लेंगे ज़्यादा। और वहीं बैंक रेट जब नीचे जाता है तो उतना ही ज़्यादा लोन लेते हैं लोग और उतना ही ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स। सेम चीज़ है, बस शॉर्ट टर्म के लिए है। ठीक है, इसमें लॉन्ग टर्म था, इसमें शॉर्ट टर्म है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत शानी है, बहुत शातिर है, वो क्या करती है, वो कमर्शियल बैंक से कुछ समय के लिए खुद लोन ले लेती है। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा पैसा उनके पास ना रखने पाए, अब वहाँ से पैसा कुछ खींच लेती है। तो जब ये बैंक रिवर्स रेपो रेट मतलब वो रेट जिस रेट पे जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक से लोन लेती है। अब वैसे उसको नीड कोई नहीं है कि वो कमर्शियल बैंक से लोन ले, लेकिन क्योंकि मनी सप्लाई को कम करने के लिए, क्योंकि क्रेडिट रेट को कम, क्योंकि क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स को, क्रेडिट डिमांड्स को कम करने के लिए बैंक, सेंट्रल बैंक ऐसा करती है। इसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन ले, द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, ये मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, इसको लिख लो जो मैं बोल रही हूँ, इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं वो देख लेते हैं। गवर्नमेंट जो आरबीआई है वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी करती है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम एंड टू पब्लिक एंड फ्रॉम बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम एंड टू पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक्स। मतलब आप ध्यान से समझो, ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब कुछ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को सेंट्रल बैंक खरीदती है, किसको, या पब्लिक को, और कमर्शियल बैंक मतलब बेचती है, सॉरी, पब्लिक को और कमर्शियल बैंक को, और या फिर कमर्शियल बैंक से कुछ सिक्योरिटीज़ वो खरीद लेती है। अब क्या होता है, सेल के जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचती है पब्लिक को और कमर्शियल बैंक्स को, तो जब बेचेगी कोई चीज़ तो क्या होगा, पैसा जो है, अब कमर्शियल बैंक और पब्लिक जो है वो पैसे से उस सिक्योरिटी को खरीद लेंगे। मतलब कमर्शियल बैंक के पास से पैसा जो है वो चला गया है आरबीआई के पास में। उससे क्या होगा, जब पैसा कम है कमर्शियल बैंक के पास तो वो लोन भी नहीं दे पाएगी, तो भी क्रेडिट भी नीचे चला जाएगा। अब क्रेडिट नीचे चला गया तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं आया, तो मनी सप्लाई भी नीचे चली जाएगी। वहीं जब कोई परचेज़ करती है, आरबीआई कोई सिक्योरिटी परचेज़ करती है पब्लिक या कमर्शियल बैंक से, तो क्या होता है,
पैसा जो है वो आरबीआई के पास से कमर्शियल बैंक के पास चला जाता है, मतलब इसके रिजर्व्स बढ़ जाते हैं कमर्शियल बैंक्स के। और फिर जब रिजर्व बढ़ गए तो वो क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोन देती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोन देती है तो लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मनी सप्लाई आती है, मतलब ज़्यादा पैसा आता है और उससे मनी सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये वाला पॉइंट आपका क्लियर होगा, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। नहीं अभी और है वैसे, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में मैंने इतनी जल्दी कैसे बंद कर दिया। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, यही जो मैंने CRR SLR बताया था। अब ये क्या है आपका, CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो, इट मीन्स परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स टू बी केप्ट विद RBI। ठीक है, मतलब उतना परसेंट डिपॉजिट्स का वो परसेंटेज, वो अमाउंट जो RBI के पास जमा होना है। ये अब क्या होता है, इसके कैसे कंट्रोल करती है, जब CRR बढ़ जाता है कैश रिजर्व रेशियो, तो मतलब जो RBI के पास पैसा रखना है एक बैंक को वो ज़्यादा रखना पड़ता है, उससे बैंक के पास पैसा कम रह जाता है तो लोन भी कम जाता है, इससे मनी सप्लाई भी कम होती है। ठीक है, वहीं उसका अगर कैश रिजर्व रेशियो ज़्यादा है तो क्या होगा, बैंक के पास में पैसा जो है वो कम हो जाएगा, उससे मनी सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। इस तरीके से आप समझ लो। वहीं स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स केप्ट विद कमर्शियल बैंक्स, जो वो अपने पास रखती हैं, मतलब LRR का जो पार्ट अपने पास में रखती हैं ताकि कल को वो मांगने आ जाए जो इसने जमा किए हैं तो उसको कुछ दे पाए। SLR जब आपका बढ़ेगा तो आपका रिजर्व जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, उससे आप क्रेडिट कम दे पाओगे, मनी सप्लाई कम होगी। SLR कम होगा तो आपका पास रिज़र्व जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, जिससे आपका जो अमाउंट है लोन देने लायक वो बढ़ जाएगा, उससे मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। ऑलराइट, इसको ध्यान में रखना। अब इसके बाद में आ जाते हैं हमारे एक और रह गया है जो कि है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अब ये क्या है, ये भी क्वांटिटेटिव एक टूल है। इसका मतलब है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, सिंपल सी चीज़ है, जैसे डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय बोरोवर अगेंस्ट लोन। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे लोग सोने के कंगन रख के कर्ज लेते हैं। ठीक है, अब वो जो सोने के कंगन हैं, अब मान लो सोने के कंगन की कीमत है 100 रुपये, मान लो केवल, तो ऐसा कहा, मतलब जो सेंट्रल बैंक होती है वो बताती है कि केवल लोन कितना दिया जा सकता है, जो उस सामान की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू 100 रुपये है, उसके 60% तक आप लोन दे सकते हो उस चीज़ को गिरवी रख के। मतलब आप उसको गिरवी रखोगे और आप उसके 60%